हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्टरी टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं जो भी 10 क्वेश्चन बताऊंगा सब एग्जाम पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है एग्रोमेट्रोलॉजी। तो एग्रोमेट्रोलॉजी होता क्या है? तो क्या होता है एग्रोमेट्रोलॉजी को? क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान, मौसम में परिवर्तन। तो एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है? यह अंग्रेजी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वह अंग्रेजी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। किससे? एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजी। जहां पर एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि और मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? मौसम विज्ञान। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, मेट्रोलॉजी का मतलब मौसम मौसम विज्ञान। ये दोनों को मिला के क्या बना है? एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना बनने के बाद क्या हो गया? कृषि मौसम विज्ञान हो गया। अब देखेंगे कि होता क्या है एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान होता क्या है। तो कृषि मौसम विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बदलते मौसम के कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की जाती है। एग्रोमेट्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बदलते मौसम का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी चर्चा की जाती है। जैसे मान लीजिए इस टाइम गर्मी पड़ रही है, ठीक है, इसके बाद ठंडी आएगी, तो आपकी जो इस टाइम की फसल है उस फसल पे ठंडी का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जब चर्चा की जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कृषि मौसम विज्ञान कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वह अंग्रेजी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजी। इन दोनों को मिला के बना है एग्रोमेट्रोलॉजी। इसका मतलब होता है कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बदलते मौसम के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीय दाब। वाष्पीय दाब क्या होता है? तो किसी विशेष वस्तु के लिए किसी दिए गए ताप पर एक नियत दाब होता है। वाष्प दाब क्या होता है? किसी विशेष वस्तु के लिए किसी दिए गए ताप पर एक नियत दाब होता है जिस पर उस वस्तु की गैस अवस्था उसकी द्रव की या ठोस अवस्था के साथ गतिज साम्य अवस्था में होती है। क्या बोल रहा है कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसके लिए दिए गए ताप पर एक नियत दाब होती है जिस पर उस वस्तु की गैस अवस्था उसकी द्रव की या ठोस अवस्था के साथ गतिज साम्य अवस्था में होती है। तो यह दाब उस वस्तु का उस ताप पर वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो ये हो गया वाष्प दाब। वाष्प दाब समझ में आ गया होगा कि किसी विशेष वस्तु के लिए किसी दिए गए ताप पर एक नियत दाब होता है जिस पर उस वस्तु की गैस अवस्था उसकी द्रव की या ठोस अवस्था के साथ गतिज साम्य अवस्था में होती है। तो यह दाब उस वस्तु का उस ताप पर वाष्प दाब होता है। तो उम्मीद करते हैं दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या होता है? तो सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। तो सौर विकिरण क्या होता है? सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, सौर विकिरण समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि सौर विकिरण को मापते किससे हैं? तो सौर विकिरण को पायरोमीटर से मापते हैं। कैसे मापते हैं दोस्तों? जो पायरोमीटर होता है सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य का जो ताप होता है उसको क्या करता है? उसको अवशोषित करता है, उसको अवशोषित करके बता देता है कितना ताप है कितना दाब। ठीक है, तो सौर विकिरण क्या हो गया? सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। इसे पायरोमीटर से मापते हैं। सौर विकिरण को पायरोमीटर से मापते हैं। आगे देखेंगे प्रकाशानुपात। अब प्रकाशानुपात क्या होता है? इसे प्रकाश अनुपात भी कह सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को प्रकाशानुपात या एल्बिडो कहते हैं या धवलता कहते हैं। दोस्तों ये एल्बिडो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। तो प्रकाशानुपात क्या होता है? अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को एल्बिडो या धवलता या प्रकाशानुपात कहते हैं। एक पूछता है एल्बिडो प्रभाव क्या होता है? तो एल्बिडो प्रभाव क्या होता है? तो धूल के कण के परिणाम स्वरूप होने वाले हिमालयों पर बर्फ पिघलने की घटना को एल्बिडो प्रभाव कहा जाता है।
धूल के कणों के परिणाम स्वरूप होने वाली हिमालयों पर बर्फ पिघलने की घटना को एल्बिडो प्रभाव कहा जाता है। एल्बिडो प्रभाव में बर्फ की परत पर कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जो क्या करता है कि रोशनी जो आती है उसको अवशोषित कर लेता है। तो ये एल्बिडो प्रभाव था। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप होती है। या शक्ति की माप को प्रकाश अनुपात या एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो का प्रभाव क्या होता है? तो जो धूल के कण होते हैं उनके परिणाम स्वरूप होने वाले हिमालयों पर बर्फ पिघलने की घटना को एल्बिडो प्रभाव कहा जाता है। एल्बिडो प्रभाव में बर्फ की परतों पर कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जो रोशनी को अवशोषित कर लेता है। तो यह अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मौसम का पूर्वानुमान। तो मैंने आप लोग थर्ड सेमेस्टर में बताया पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है। पहले से अनुमान लगाना। जैसे आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है, ठीक है। आप अभी से अनुमान लगा लेंगे कि 30 तारीख को हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे स्टेट में कैसा मौसम रहेगा, बारिश होगी कि बारिश नहीं होगी। तो इसी से संभावना जताई जा सकती है। आप जब भी गूगल करेंगे तो आपको बताएगा कि बारिश होने की संभावना है या बारिश होने वाला है। ये नहीं बताएगा कि बारिश जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों इस संभावना सिर्फ होती है, एक अनुमान लगाया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? मौसम का पूर्वानुमान कहा जाता है। जब आप किसी विशेष जगह पर, किसी विशेष स्थान के वायुमंडल की भविष्य में स्थिति की भविष्यवाणी करते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्या? मौसम का पूर्वानुमान। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आप अभी गूगल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। तो आपको गूगल बोलेगा कि उत्तर प्रदेश में जैसा भी मौसम रहेगा, तो बोलेगा उत्तर प्रदेश में कल तापमान इतना रहेगा और बारिश होने की संभावना रहेगी। तो संभावना ही रहेगी। पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि बारिश होगी, तो अनुमान लगा रहा है कि कल बारिश हो सकती है, परसों बारिश हो सकती है। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहता है? मौसम का पूर्वानुमान कहता है। तो इसका अर्थ है किसी स्थान के वायुमंडल की भविष्य में स्थिति की भविष्यवाणी करना। क्या है? किसी स्थान के वायुमंडल की भविष्य में स्थिति की भविष्यवाणी करना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कोहरा, फॉग। कोहरा क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कोहरा। कोहरा जो होता है एक प्रकार से बादल का प्रतिरूप होता है, जो भूतल के बहुत करीब पाया जाता है, जो पृथ्वी के बहुत करीब पाया जाता है। कोहरा पृथ्वी के तल पर संघनित एवं वायु में निलंबित अति सूक्ष्म जल बिंदु के कण होते हैं। तो कोहरा क्या होता है? कोहरा एक प्रकार से बादल का प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप का मतलब क्या? मतलब उसका भाई कह सकते हैं, या उसके जैसा, सेम टू सेम। तो कोहरा एक प्रकार से बादल का प्रतिरूप होता है, जो भूतल के बहुत करीब पाया जाता है, पृथ्वी के बहुत करीब पाया जाता है। कोहरा पृथ्वी के तल पर संघनित एवं वायु में निलंबित अति सूक्ष्म जल बिंदु के कण होते हैं। तो ये हो गया कोहरा। आगे चलते हैं। जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जल जीवधारियों के लिए एक आवश्यक अवयव। कहा भी जाता है जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल जीवधारियों के लिए एक आवश्यक अवयव है। ये जो मैं बोल रहा हूँ जल जीवन नहीं, यदि आप लोगों को जल चक्र लिखने के लिए आएगा तो आप लोग ऐसा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। जल चक्र क्या होता है? तो जल जीवधारियों के लिए एक आवश्यक अवयव होता है। ग्लोब पर जल चक्र अवाध गति से चलता है। मतलब दोस्तों साइकिल के रूप में चलता है, जाता है, फिर एक जगह से बनता है, फिर स्टोर होता है, फिर बादलों में चला जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? जल चक्र। तो इस चक्रीय प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में सागरों एवं महासागरों के जल का वाष्पीकरण होने से वायुमंडल की संघनन क्रिया द्वारा जल वर्षा के रूप में स्थल मंडल तथा स्थल मंडल से नदियों एवं सरिताओं के माध्यम से पुनः जलमंडल में पहुंच जाता है या पहुंचता रहता है। जल की इसी चक्रीय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। दोस्तों जो जल होता है वह क्या होगा? नदियों से स्थल, सॉरी, जो जल होता है वह जल का जो वाष्पीकरण होता है समुद्र से, बड़े बड़े नदियों से, तालाबों से, तो आज क्या होता है? जल वाष्प होगा, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। वाष्पीकरण होने के बाद जल वाष्प जो होता है संघनन होने से बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है, स्थल मंडल में आता है। उसके बाद क्या होता है? स्थल मंडल में आने से नदियों एवं सरिताओं के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, या कोई भी रास्ता उसे मिल जाता है तो पुनः जल मंडल में पहुंचता रहता है। तो यही प्रक्रिया को कहा जाता है जल की चक्रीय प्रक्रिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। सूर्याभिताप, सूर्य ताप, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। तो सूर्य ताप होता क्या है? तो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले
सौर विकिरण को सूर्याभिताप कहते हैं। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्याभिताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्यताप की मात्रा सूर्य से विकसित या विकिरित ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत दूर है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत दूर है, यही दोस्तों सूर्याभिताप होता है। सूर्याभिताप क्या होता है? तो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्याभिताप कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को सौर विकिरण बताया था कि सौर विकिरण क्या होता है। तो सौर विकिरण क्या होता है? सौर विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। तो जो सूर्याभिताप होता है, सूर्यताप होता है, यह लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्याभिताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्यताप की मात्रा से विकसित ताप की मात्रा से बहुत कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है और यह सूर्य से बहुत पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटा है और यह सूर्य से बहुत दूर भी है। तो इसकी वजह से होता है ऐसा। चलते देखते हैं 10वां क्वेश्चन। बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा पर्यावरण जिसमें से जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा पर्यावरण जिनसे जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जीवधारी जल थल तथा वायु सर्वत्र फैले हुए हैं। समस्त जीवित जीव तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य जीवित जीवों के मध्य सतत अंतरक्रिया होती रहती है। तो यह था दोस्तों क्या? बायोस्फीयर। आगे देखेंगे जलवायु क्या होता है। तो जलवायु क्या होता है? क्लाइमेट। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष एकत्रित करने के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो ये होगा जलवायु। आगे चलते हैं, कुछ बता देता हूँ और लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को, क्योंकि आज ही एग्जाम है। एक क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा बेसिक है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो बता देता हूँ। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन दो होता है दोस्तों, वायुमंडल में 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। वायुमंडल हो गया कितना? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 20.99। मतलब दोस्तों इसको 21% मानते हैं। ऑक्सीजन 21%। आर्गन कितना पाया जाता है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। तो हमारा जो वायुमंडल है इसमें 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। 0.93% पाया जाता है आर्गन। 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पाला क्या होता है? पाला, फ्रेस्ट। इसे क्या कहते हैं? इसे तुषार भी कहते हैं। गांव में लोग बोलते हैं तुषार पड़ रहा है। तो पाला क्या होता है? तो पाला को तुषार भी कहा जाता है। पाला कृषि के लिए हानिकारक होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में शीत ऋतु में पाला पड़ने सामान्य सी बात है। इसमें पौधों को कई प्रकार से हानि होती है। अधिक पाला के फलस्वरूप पौधे की कोशिकाओं का हिमीकरण हो जाता है। पौधे की कोशिका जम जाती हैं, जिससे उनकी आंतरिक रचना प्रभावित होती है। तो यह दोस्तों पाला था। मैं आप लोग बताऊं, एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है क्या? सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंधी। तो क्या होता है उपोष्ण कटिबंधी? इस प्रदेश का विस्तार 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। सूर्य की किरणों के सापेक्ष तिरछेपन के कारण शीत ऋतु में तापमान कम हो जाता है। ध्रुव प्रदेशों से शीत लहरें चलने के कारण कभी कभी तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का नाम उनके क्रम के अनुसार लिखिए। ऐसा क्वेश्चन देता है। तो क्या क्या दोस्तों होता है? कौन कौन सा कलर होता है इंद्रधनुष में? तो 7 कलर कौन कौन सा होता है? बैगनी। दोस्तों क्रम से लिखना, ठीक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये 7 कलर जो होते हैं वह इंद्रधनुष में
पाए जाते हैं। तो यह भी आप लोगों का हो गया। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, पूछता है इंद्रधनुष क्या होता है। तो इंद्रधनुष क्या होता है, जब वर्षा धीमी होती है या समाप्त हो जाती है तो सूरज निकलने से श्वेत प्रकाश की किरणें वर्षा बूंदों से होकर गुजरती हैं, जिसके फल स्वरूप विकिरणों की प्रक्रिया होती है और वह अपने 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, इसी प्रकार से बनता है आपका इंद्रधनुष। तो अभी तक हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप उसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। एक और टॉपिक बता देता हूँ, थोड़ा सा छूट गया था, कि औसत व्यास मिलीमीटर में लिखिए। जैसे वर्षा बूंद देगा, इसका औसत व्यास क्या है उसको मिलीमीटर में लिखिए। तो वर्षा का व्यास कितना होता है, 0.5 से 6.25 mm तक कितना किसका होता है, वर्षा का व्यास। और हेल का कितना होता है, 5 mm तक, 5 mm तक। और ड्रिजिल का कितना होता है, तो 0.5 से कम।